वेलकम टू इजी सक्सेस क्लास इंस्टीट्यूट। आई एम कुलदीप कश्यप। आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं हम लोग उसके बारे में। आज जो भी स्टार्ट होगा वो आपका सेकंड पार्ट होगा, बट फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक पॉइंट हमने पढ़े थे उसका कुछ प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन हम आपके यहाँ लाए हैं। आप उनको देख लीजिएगा और समझ लें। जैसे हमने बेसिक वाले में जो डी पार्ट था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को समझाया था। जिसमें पहला तो था वो कितना प्रतिशत पूछता है डायरेक्ट, और दूसरे वाले में ये कहता है वो कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। तो उसमें देख लीजिएगा, इसमें पार्ट 1 यानी कि डी पार्ट का पहला पार्ट, जिसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर। वो ये कह रहा है कि 75 का कितना प्रतिशत 25 है, यानी कि 25 जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें केवल आपको आधार ही पहचानना है, और ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर 75 का पूछ रहा है तो 75 आपका आधार हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है 25 का, तो जो 25 पूछ रहा है वो ऊपर होगा और आधार नीचे होगा। यानी कि मैंने हमेशा बताया आधार से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा। इससे आप काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 100/3, यानी कि 100/3 हो गया। इसको आप काटेंगे तो ये लगभग पहुंच जाएगा 33, सही हो जाएगा आपका, और 1/3%। पहला क्वेश्चन केवल इसमें आपको आधार से ही डिवाइड करना है, और जो भी वैल्यू दी जाती है उसको डायरेक्ट आप ऊपर रखें और 100 का मल्टीप्लाई कर दें। चलिए, जैसे इसका अगला और देख लीजिए क्या था। इसमें जो दिया है एक और सेकंड पार्ट और देख लीजिए, 2 वाला। इसमें कह रहा है 18 जो है वो 108 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें भी 108 का पूछा है तो आधार आपका 108 होगा, और पूछ रहा है 18 को, तो 18 आप पूरी वैल्यू ऐसी रख करके और 100 का इसमें भी गुणा कर दें। काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 18 छक्का 108। और मैंने आपको परसेंटेज से जब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सिखाया था तो उस समय मैंने आपको वैल्यू बताई थी 1/6 की। तो 1/6 जो वैल्यू होती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 16 सही 2/3 परसेंटेज के बराबर होती है। कर लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो फिर आप यहाँ क्या करें, 1/6 आप मल्टीप्लाई 100 कर लें, और फाइनल में जो आंसर आएगा वो आपका यही आएगा, 16 सही 2/3%। ये आप नोट कर लेना। इतने जो क्वेश्चन दिए हूँ आप स्वयं करें खुद। मैं आज सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ आज। इसमें देख लीजिएगा, होगा वही, बट ये होगा कि इसमें किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करवाएगा, या तो फर्स्ट व्यक्ति की तरफ से होगा या सेकंड व्यक्ति की तरफ से होगा। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें वो ये कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखो, अगर 10% अधिक है तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। फर्स्ट मेथड में ये आप मान लीजिएगा, इसमें कहा कि यदि ए की आय, तो ए की आय जो है वो बी की आय से 10% अधिक है। तो अगर हमें कभी मानना पड़े तो हमेशा प्रतिशत में कम या ज़्यादा हो तो 100 को आधार मानिएगा। तो ए की आय पूछा है, बी की आय से 10% अधिक है, तो बी को आप 100 मान लीजिएगा, और ए आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% अधिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आधार ये है बी वाला। और वो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अभी अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो ये 10% अधिक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये कितने प्रतिशत कम है, वैल्यू जो होगी वो हमेशा बराबर आएगी। यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तब भी 10 का अंतर होगा, और यहाँ से देखेंगे तब भी 10 का अंतर होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये होगा क्योंकि इसका आधार ही चेंज हो रहा है, और जब आधार चेंज होता है तो परसेंटेज ऑटोमेटेड ही चेंज हो जाता है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से आप देखना है इसको, ये कितना कम है, तो भाई आधार आपका 110 हो जाएगा, और कितना कम है ये आप देख लीजिएगा, कम है 10, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते ही हैं। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, बचा 1/11, और 100 है आपका मल्टीप्लाई में। और मैं बता चुका हूँ 1/11 जो फ्रैक्शंस होती है वो आपकी 9 सही 1/11% के बराबर है। तो इसका आंसर आपका जो रखा होगा, देख लीजिएगा, यह सी नंबर।
ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, इसमें जो भी है। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके मैं सेकंड 2 ही कराऊंगा, बाद में आप स्वयं खुद करें। इसमें कहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो इसमें आप मान लीजिएगा एक तरफ नीता मान लें और एक तरफ पायल मान लें। तो उसने ये कहा कि जिसके वेतन से अधिक हो तो पहले उसका 100 मान लीजिएगा। तो नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का आप पहले माने 100%, और इससे अगर ये अधिक है 25 तो ये हो जाएगा 125। अब वो पूछ रहा है कि अगर इसका 25% अधिक है तो फिर नीता से इसका कम कितने प्रतिशत है। अब आधार ये हो गया, जबकि हमारा अभी आधार ये था, तो कुछ नहीं करना, बस वही पॉइंट है। इसमें देख लीजिएगा, आधार आपका 125 हो जाएगा और कम है आपका 25, क्योंकि उधर 100 ही है, इधर 125 है। मल्टीप्लाई में आपको 100 करना ही करना है, इससे काट दीजिए 25 से 25, 25 बन जाए 125, और 1/5 मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 20% के बराबर होता है। आपका फर्स्ट मेथड तो ये है। यदि मान लो ये मेथड आपको ना समझ में आता है तो आप देख लीजिएगा सेकंड वाले में। सेकंड में उसने ये कहा था कि 25% अधिक है, तो मैंने आपको बताया था 25% की जो फ्रैक्शंस होती है वो 1/4 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 जब था तो 1 अधिक था, तो मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, यानी 4 से 5 था, तो ये 25% अधिक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इससे ये कितना कम है। तो अब आधार 5 है, कितना कम है तो 1 कम है, और मल्टीप्लाई 100, तब भी आपका 20 ही आएगा। केस दोनों से ही आपका 20% ही आएगा, देख लीजिए आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, हाँ अब एक आ रहा है दूसरा टाइप जिसमें आपका सक्सेसिव मेथड काम करेगा। जैसे आप इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इससे 2-3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। इसके भी देख लीजिए 2 मेथड होंगे, और मैंने आपको 2 मेथड बता ही पहले चुका हूँ। पहले मेथड में आप देख लें कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप एक काम करें भाई, जो चीज़ पहले 100 थी 10 बढ़ गई 110 हो गई, दोबारा में फिर 100 थी फिर 10 बढ़ गई 110 हो गई। तो फाइनल में ही आप देख सकते हैं कि अगर इससे ये ख़त्म हुआ, इससे ये ख़त्म हुआ, यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100% ये हो गया, और 11 11 में 121 हो गया। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है अगर कोई वैल्यू 100 है और 100 से जो भी बड़ी हुई है तो वही उसका परसेंटेज बढ़ता है। तो इधर 100 थी, इधर 121 हो गई, तो आप देख सकते हैं इनका जो डिफरेंट होगा वही इंक्रीजमेंट कहलाएगा, यानी कि 21% की ही वृद्धि होगी। तो आपका इस हिसाब से आंसर सी सही हो गया। लेकिन फिर भी आप देख लें एक बार दूसरे मेथड से। मान लो 10% उसने वृद्धि बताई है, तो मैंने एक सक्सेसिव मेथड बताया था जो x + y + xy डिवाइड बाई 100 पर काम करता था। हमने इसको इस मेथड को कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ाया था। जैसे मान लो पहले वर्ष की 10% है तो 10 लिख लीजिएगा, दूसरे वर्ष की 10 है वो भी 10 लिख लीजिएगा। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड बाई 100 कर दें, तो इससे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 1, 10 और 10 इसको ऐड कर लेना 20 बन जाएगा, और 1 इसका, तो डायरेक्ट इसमें 21% आपका ऐसे ही बन जाएगा। अगर आप वो मेथड यूज करना चाहें तो उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर ये बेटर है। चलिए अब जैसे देखो, इसको मैं सक्सेसिव मेथड से ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आप जो हैं उसको देखो इस क्वेश्चन को भी मैं सक्सेसिव मेथड से ही करूँगा। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, इसमें यही होगा, 3 केस बनते हैं। या तो फर्स्ट केस में ये होगा कि दोनों में वृद्धि होगी, या फिर दूसरे केस में ये होगा कि दोनों में कमी होगी, और एक थर्ड जो केस बनेगा उसमें हो सकता है कि फर्स्ट केस में वो वृद्धि करेगा और सेकंड वाले में कमी करेगा।
तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो इसमें दोनों तरफ से वृद्धि हो रही है तो एक्स वही सक्सेसिव मेथड से लगा दीजिएगा। पहला 20% है तो 20 आप पहले लिखें, दूसरा भी 20 है, दूसरे में 20 लिख लें, प्लस फिर आपको पता है एक्स बाई अपॉन 100 होता है, तो एक्स बाई यानी एक्स आपका 20 ही है, मल्टीप्लाई बाई भी 20 है, 100 का आपका डिवाइड करना ही करना है, इससे इस जीरो से ये दोनों काट देना, 20 ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 2 दूनी 4 ही हो गया, फाइनल में हो जाएगा 44%। 44% आप देख लीजिएगा, दैट इज़ करेक्ट, सॉरी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी 44%। आगे बढ़ें, देखो ये भी सक्सेसिव मेथड से ही हो जाएगा। करने के लिए आपके पास कई मेथड हैं, आप जो आपको अच्छा लगे आप वो अपना लीजिएगा। इसमें कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। इसमें बस ये है कि दोनों तरफ जो है वृद्धि ही नहीं हो रही है। इसमें फर्स्ट टाइम पे वो इंक्रीजमेंट कर रहा है, दूसरे टाइम पे डिक्रीजमेंट हो रहा है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो जाती है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष के प्रारंभ में, चलिए देखो इसमें देखो मेथड नंबर फर्स्ट जो मैं बता रहा हूँ आप उसको थोड़ा ध्यान रखना। मान लो किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष इतने % की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष इतने % की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हो गई, मान लीजिए कि जनसंख्या पहले x थी, अब इसमें पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, तो आपको पता है वृद्धि जो होती है वो 100 से प्लस हम करते हैं, और जब डिक्रीजमेंट होता है यानी कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं, तो ये हो जाए 105 डिवाइड बाई 100। पहले वर्ष में ये हो गया, दूसरे वर्ष में वो कह रहा है कि 5% की कमी हो गई, तो फिर यहाँ हो जाएगा 95 क्योंकि कमी हो रही है, डिवाइड बाई 100, और फाइनल में जो आंसर आ रहा है वो 7980 आ रहा है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, काटिए 5 19 ये जाएगा, 20 ये हो जाएगा, फिर इसको काटो, 5 चौक 20 4 ये हुआ, 5 दूनी 10 5 कम 5 ये हुआ 21। अब इसको काट दो, 19 चौक 76 बचा आपका 3, 19 दूनी 38 ये हुआ 420। इससे इसको काट दीजिएगा, 21 दूनी 42 यानी 20 ये हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ नीचे बचा 400, देख लीजिएगा ऊपर जो आपका बचा वो x है, नीचे बचा 100 मल्टीप्लाई 4 और सामने आपका बचा है 420। कैची का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 को उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 जीरो इसके और 1 इसका, यानी कि ये 2 जीरो। x की वैल्यू यानी कि प्रारंभ में 16,800 थी उसकी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ जो आपका 420 है ये 420 नहीं था, यहाँ तो पहले ही मैं काट चुका था, यहाँ पर आपका ओनली 20 बचा था, ये रहा 20। तो अब आपको पता है कि यानी कि इसमें जो आप गुणा करेंगे x बराबर ये कैची गुणा करेंगे तो 400 और मल्टीप्लाई 20, तो फाइनल में आपका बन जाएगा 4 दूनी 8000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन मैच आ रहा है, आप देख लीजिएगा, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी देख लें ये वाला, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? यानी कि पीछे का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हो जाए। देखिएगा इसको पढ़ लें, थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए कह रहा है एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस जनसंख्या 15 लाख थी तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? नहीं सॉरी कितनी थी? इसमें कह रहा है एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस
राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2 वर्ष में यानी कि 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है लेकिन समझ लीजिएगा। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर वो कह रहा है 15 लाख है, तो 15 लाख आप लिख लीजिएगा। ये रहा 15 लाख हो गई। अब इसमें आपको 2 वर्षों में यानी कि 10% की इंक्रीजमेंट करना है, तो आप चाहें तो इसको सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हो। सक्सेसिव मेथड में आपके बार रेट निकाल लीजिए। 10% हो रहा है और 10% मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। 10 प्लस मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, इससे ये पूरा खत्म हो जाता है। 1 यानी कि 21% बन जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ 15 लाख का 21% वो जो है 2005 में पूरी पॉपुलेशन बन जाएगी। तो आप लिख लीजिएगा, यानी 15 लाख का 21% यानी कि बढ़ जाएगा, तो मैं सीधा 121% निकाले दे रहा हूँ। इससे ही ख़त्म कर दिए, इससे ही ख़त्म हो गया। इसको गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15 5 ना हासिल हो जाएगा। 1 15 29 और 1 31 हासिल 3 हो जाएगा। 15 15 और 3 18 और आपके 3 जीरो अब यहाँ रख लीजिएगा। तो ये हो गया 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 18 लाख इतना हो जाएगा। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा मैच कर लीजिएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को देख लें। ये जो है कई परीक्षाओं में ज़्यादातर देखा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको पहले थोड़ा देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। जब चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाती है तो उसे 180 रुपये में आधा किलो चावल अधिक खरीद सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, जब चावल के मूल्य में 10% की कमी होती है तो वही उतने ही रुपए में, यानी 180 रुपये में जो पहले खरीदता था, तो भाव कम होने की वजह से आधा किलो से अधिक मिलने लगे। तो पूछ रहा है कि उसका नया एवं पुराना भाव क्या है। तो इसमें पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो इसमें ये जो होगा, यानी कि जो प्राइस होता है वो मात्रा का यानी क्वांटिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? वो इस बस आप जानते ही हैं, जब अगर किसी चीज़ पर किसी का भाव जब बढ़ता है तो उसकी मात्रा कम मिलने लगती है, और जब भाव घटता है तो उसी चीज़ की मात्रा बढ़कर मिलने लगती है। तो यहाँ पर बस आपको ये देखना है 10% की कमी होने पर, 10% की जो कमी है इसका मतलब 1/10, यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 10 का 10% निकालेंगे तो 1 निकलेगा। ये फ्रैक्शंस इसी को दर्शाता है। 10 का 10% आप निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 में 10% की कमी कर दो, तो आप कह सकते हैं जैसी कमी करेंगे तो 10 जो था वो आपका 9 हो गया। 10 वाली चीज़ आपकी 9 हो जाएगी, और जैसे ही 9 हुआ तो ये आपका है प्राइस, यानी कि प्राइस कीमत है। हमने अभी आपको बताया प्राइस का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है आपका क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा यहाँ 10, ये रेशियो बन जाएगा। ये हो गया क्वांटिटी का। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ पहले 9 मिल रही थी वो आज 10 मिलने लगी, यानी 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो गया। जबकि 1 यूनिट बढ़ने से वहाँ आधा किलो ज़्यादा मिलने लगा, यानी 0.5 kg ज़्यादा मिलने लगा। तो पहले मुझे कितना मिलता था, बस ये निकालना है। तो पहले मुझे 9 यूनिट मिला करता था, तो मुझे अब इनका अंतर है, जो 1 यूनिट है वो 0.5 kg का है। 0.5 यानी आधा किलो वो बता रहा है क्वेश्चन में। तो 9 यूनिट क्या होगा, तो 9 यूनिट आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो सॉरी 9, हाँ 9 का 9 यूनिट का जब गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45, यानी कि ये आपका 4.5 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि पहले 4.5 किलोग्राम मिलता था। अब की अगर मैं बात करूं तो अब आपका 10 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? यानी 1 यूनिट 0.5 है, गुणे 10 का कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 किलो। और आपको दिखाई दे रहा है ये 4.5 किलो मिलता था, अब
5 किलो मिलने लगा तो आधा ही किलो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही क्वेश्चन में कहा है। लेकिन वो कीमत पूछ रहा है कि उसकी कीमत क्या हुई। तो आपको पहले ही पता है, अगर कीमत की बात करूँगा तो ये 4.5 किलो और 5 किलो ये दोनों जो प्राइस हैं वो आपके जो दोनों मात्राएं हैं, ये दोनों मात्राएं आपकी उसने 180 पर बताई हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन में कहा 100, ये लिखा हुआ है 180 रुपये में 1.5 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। तो यानी कि मुझे पता है कि जब भाव कम नहीं हुआ था तो फिर 180 रुपये में, यानी कि 180 रुपये में जो था वो 4.5 किलो मिलता था, और जब कम हुआ तो 180 रुपये में 5 किलो मिलने लगा। तो आप भाव निकाल ही सकते हैं। इससे ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से काटिए 5 और 9 से काटिए 2, ये हो गया 200 और 5 चौक 20 यानी कि 40। इसका आ गया 40 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये प्रति केजी। यानी कि जब ये कम नहीं, जब यानी कि घटा नहीं था उसका भाव, तब 40 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था। अब देख लीजिए कोई चीज़ अगर 180 रुपये में 5 किलो मिली तो उसका क्या भाव होगा। तो आप तो इतना तो निकाल ही लेंगे, 5 से इसमें भाग लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, 5 180 होता तो ये 36 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि अब मुझे क्लियर हो गया है कि जब उसका भाव कम नहीं हुआ था तब उसका भाव जो था वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम था, और जब कम होने के बाद 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यही हमारा आंसर, यही पूछा। आप जब भी करें ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही करें। चलिए देखो अगला क्वेश्चन मैं रेशियो मेथड से ही करा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे समझ लेना। अगर हो सकता है आपने पहला क्वेश्चन ना समझ पाया हो तो देखो सेब के मूल्य में 25% की कमी होने से, देखो 25%, मैंने बेसिक जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको ये परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो 25% की अगर मैं बात करूँगा तो इसको मुझे फ्रैक्शंस में बदलना है। तो फ्रैक्शंस बदलने के लिए मैंने बताया था 1/100 का मल्टीप्लाई करना। तो आप 25 में 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 चौकू 100 यानी फाइनल में 1/4 आ जाएगा। अगर ये 1/4 आ गया तो बस आप देख लीजिएगा, अब कुछ नहीं बचा। जो चीज़ 4 की थी अब 1 कम हो गई यानी कि 3 की हो गई। ये तो प्राइस की मात्रा हो गई, वो रेशियो हो गया प्राइस का। तो क्वांटिटी आपका जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, अब देखो 1 यूनिट बढ़ा, जबकि इस क्वेश्चन में पढ़ो इसमें कितना बढ़ा। देखो 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी दी है। अब वो कह रहा घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, घटा हुआ मूल्य। तो आपको पता है भाई ये तो फिक्स पहले का मूल्य था और ये है आपका बाद वाली मात्रा। प्राइस आपके ये ऊपर वाले। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो अब कितना मिल रहा है 4 यूनिट, ये रहा। तो 4 यूनिट हो जाएगा आपका 8 किलो। 4 यूनिट का आप देखेंगे, 1 यूनिट का जब 2 है तो 4 यूनिट का 8 हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं जब इतना हो गया यानी कि घटने, अब कह रहा सेब, अब 1 मिनट देख लीजिएगा, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है ये पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अब मिल रहा है 8 किलो मिलने लगा है। लेकिन 8 किलो मिलने लगा कितने रुपए मिलने लगा, तो आप देख सकते हैं ये पैसा दिया उसने 240 रुपये में। तो हमें ये पता है कि 240 रुपये में अगर कोई भी चीज़ वो 8 किलो मुझे दे रहा है तो उसका भाव क्या होगा। तो 8 तियाँ 24, सीधा सीधा 30 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। इसमें कुछ कहना ही नहीं और यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए कि इसमें 30 रुपये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रखा है, यही आंसर होगा, घटा हुआ। अगर यहीं पर वो हमसे ये पूछ लेता यानी घटने से पहले उसका भाव क्या था, तो पहले के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल पहले वाली मात्रा ये है। पहले 3 किलो मिलता था, मतलब 3 यूनिट मिलता था, जबकि यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी। पहले 6 किलो मिलता था, कितने मिलता था 240 रुपये में, तो ये 6 चौक 24 यानी तब उसका भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम था। जब घटा तब 30 रह गया, देख लीजिएगा, जबकि इसमें ऑप्शन 40 भी मिलेगा और आपका 30 भी मिलेगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन है, ये आप स्वयं कर लें, सेम उसी तरीके से है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो रोक रोक कर देख लेना उसको। आगे बढ़ो। इसमें क्या कह रहा है, चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है
तब वह खर्च कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े। यदि पहले महीने की खपत इतने किलोग्राम हो तो नई खपत क्या होगी। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और इसमें आप क्वेश्चन जो ठीक ठाक है इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें किस तरीके से क्या करना है। जैसे कह रहा है चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है, तब वह खर्च कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च केवल 5% बढ़े। तो मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप ये देखिए, मान लो कि पहले आपका 100 था कोई चीज़, 26% इंक्रीजमेंट हुआ तो आपको पता ये हो जाएगा 126। अब वो कह रहा है कि खर्च ना बढ़े, कितना कम किया जाए। तो आपको पता है कि वो फाइनल में वो सिर्फ ये कह रहा है कितना, यानी कि यहाँ पर महंगाई की वजह से अब वही चीज़ 126 में मिलने लगी। कह रहा है कितने प्रतिशत कम करेंगे, केवल खर्च 5% बढ़े, यानी कि फाइनल में रिजल्ट आपका 105 ही रहना चाहिए, यानी कि 100 था 5 ही बढ़े, यानी कि 126 में आप देख लीजिए कितने प्रतिशत कम कर दें कि ताकि कोई भी वैल्यू बढ़े ना। तो अब यहाँ से देखिए 126 से 105 पर लाना है, यानी कि 21 रुपये आपको कम करना पड़ेगी। और 21 रुपये जो कम करना पड़ेगी वो किस पर कम करेंगे, तो ये आप समझ रहे हैं कि 21 कम करेंगे यहाँ से आधार, तो आपका आधार 126 है और 21 रुपये कम करना है, तो परसेंटेज में 100 का गुणा करते हैं तो 21 से आप काट दीजिए, 21 छक्का 126। परसेंटेज में करना है कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो इसको कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको 1/6 मान सकते हैं। यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि जब 6 रुपये की चीज़ थी तो 1 कम हो रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 6 से 1 कम कर दीजिए 5, यानी कि ऊपर वाली कम हो जाती है उतनी परसेंटेज वाली वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मात्रा जो है वो आपकी 6 से 5 हो गई, 5 हो गई 6 से, जबकि पहले वाली 6 यूनिट थी अब 5 यूनिट है। इसमें वो कह रहा है यदि पहले महीने की खपत 24 किलोग्राम है, जबकि यहाँ पहले जो खपत है वो 6 यूनिट है। 6 यूनिट की वैल्यू दी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 6 चौक 24 यानी 4 हो जाएगी। तब नई खपत पूछिए, कोई दिक्कत ही नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो नई खपत यहाँ 5 यूनिट है, 5 यूनिट का गुणा कर देना, फाइनली आ जाएगा 5 चौक 20 किलोग्राम। आपका ऑप्शन होगा ए, ये फर्स्ट। इस टाइम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, कोशिश करें समझने की और इसको दोबारा देख लीजिएगा। अगला, अब देखो ये आया थोड़ा चुनाव का सिस्टम, ये भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से विजेता उम्मीदवार 64% वोट लेकर 2240 मतों से जीतता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से विजेता उम्मीदवार 64%, भाई आपको पता है कि टोटल 100% होंगे, 100% में से 64% इसको मिल गए, और जब 64% में से जब इसको मिल गए तो आपको पता है इधर वाले को कितने मिले, ये फिर मिले होंगे 36%। अब वो ये कह रहा है कि विजेता यानी 64% ये वाला जो है वो इससे 2200 मतों से जीत गया, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ इन दोनों में जो अंतर है वो 2240 मतों का है। तब वो पूछ रहा है कुल मतदाता 100% हो तो 100% की वैल्यू निकालनी, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 64% और 36% का जो अंतर है वो 2240 है, तो आप यहाँ परसेंटेज का पहले अंतर ले लीजिएगा। 64% माइनस 36% का अंतर क्या होता है, यानी 14 में से 6 जाएंगे आपके बचेगा 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 बचा, यानी 28% की वैल्यू उसने वोटों में दे रखी है 2240। बस आपको 100% ही निकालनी है, तो 28% इतना है, तो 1% आपका कितना होगा 2240 डिवाइड बाई 28, लेकिन आपको चाहिए 100% की, तो आप कुछ नहीं इसी में ही 100 का गुणा कर दीजिएगा, काट लीजिएगा इसको, 4 सत्ते 28 हो जाएगा
और उसमें 4 पंजे 20 हो गया, बचे 2, 4 छंग 24 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया और 100% की वैल्यू सीधी आ गई आपकी। हाँ बचा 80 और गुणे 100, यानी मैं ये कह सकता हूँ टोटल जो उम्मीदवार थे वो 8000 थे। यही आपका आंसर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हों वो आप इसी तरीके से ही लगाएं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट आपका वो भी लगभग इसी तरीके से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप देख लीजिए टोटल आपके 100% ही होंगे। 100 में जीतने वाला जो है वो 71% लेकर आया, तो जब 71% जीतने वाला लेकर आया तो 29% हारने वाला ले गया होगा। लेकिन कह रहा है ये जो है यानी 29% वाले से 71% वाला जो है वो 756 से जीता है। तो मैं कह सकता हूँ इसके परसेंटेज का जो अंतर जो दिया है वोटों में वो 756 है। तो आप इसका अंतर निकाल लीजिए। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 जाएगा, आपका बजाएगा 4। 42% की वैल्यू 756 दी है। तब वो पूछ रहा कुल मतों की, यानी 100% पूछा। कोई दिक्कत नहीं, 42% इतना है तो आप 100% निकाल ही लेंगे। 756 डिवाइड बाई 42 इंटू 100 काट दीजिएगा। ये आप काटें, 7 से काट दो, देखो कट सकता है 7 से। 7 दाम 70, हाँ कट रहा है। 7 छक्का 42 हो जाएगा, इसको काटो 7, 7 कम 7 .7 अट्ठे 56, 6 बचा। 18 से काट दिया, 18 पंजे 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है, यानी 18। तो ये आपका 100 का गुणा इस 18 में कर दीजिएगा और आपका सीधा 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी आपकी 18 और 2 जीरो यानी 1800। ये टोटल उम्मीदवार आपके 1800, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक चुनाव में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, यानी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप देख लीजिएगा टोटल 100 थे, 100 में से 10% यूज नहीं होंगे तो फिर आपको पता है 90 बचेगा। कोई बात नहीं, 90 बचा। अब वो ये कह रहा है कि और विजेता उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करके 54% जो है वो मत प्राप्त करके 1530 मतों से जीत जाता है, तब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। यानी कि यहाँ पर 100% की बात कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अगर 10% यूज नहीं है तो 90% दी। अब 90% में आपको पता है कि 54 तो चले गए, आपके विजेता वाला ले गया, और जब विजेता वाला ले गया तो टोटल है 90, तो इधर बचे आपके 36। अब वो कह रहा है इससे ये जो अधिक है ना वो परसेंटेज में तो ओनली आपको पता है 18 बन रहा है, लेकिन यही 18% जो एक्स्ट्रा है वो दे रहा है 1530 के बराबर। तो 18% की वैल्यू ये है, तो 100% की आप निकाल दीजिए। 100% की कैसे निकालेंगे? 1530 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई 100, और इसको आप काटिएगा, यानी 18 पंजे 90 हो जाएगा, यानी कि ये जाएगा 18 अट्ठे 100, यानी 8 और 5, यानी कि ये लगभग 85, और ये 2 जीरो यानी कि 8500 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ये देख लीजिएगा। अब आ जाइए, परीक्षा में पास फेल होने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक दो जरूर पूछ लेता है, जबकि इसमें होता कुछ नहीं है। थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। यानी कि देखिए पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो ये पॉइंट देख लो,
भाई यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ मैक्सिमम मार्क होगा, यहाँ पर कहीं हम पासिंग पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। अब जरा ये देखो, इसमें ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 45 अंक से फेल रहा है, यानी कि वो 45 अंक और मिल जाते तो वो यहाँ तक आ जाता है। ये पासिंग मार्क्स हैं आपका, पासिंग मार्क्स यानी कि ये, लेकिन वो 45 से फेल हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ वो भाई यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा, यानी कि 45 के कम रह गए तो वो कहीं यहाँ पर फंस गया होगा। चलिए ध्यान से सुनना, यानी कि यहाँ पर मान लो उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए लेकिन वो 45 से फेल रहा, 45 से और अगर मिल जाते तो वो यहाँ पर पहुँच जाता। तो मैं उसके 30% में अगर 45 जोड़ दूँ तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगली कंडीशन पढ़ें। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लाया, यानी कि वो इससे पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा आ गया यहाँ तक। और कितना आ गया, वो कह रहा 45 अंक ज़्यादा आ गया जबकि 42% लाया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जब यहाँ से यहाँ तक 42% है तो उस 42% में से अगर मैं 45 अंक कम कर दूँ तो ये बैक आ जाएगा इसी पासिंग मार्क्स पर। और ये कंडीशन अभी हम पासिंग मार्क्स पर ही बना चुके हैं, यानी यहाँ पर ही पास हो रहा है और इस कंडीशन में भी पास हो रहा है। तो मैं इस कंडीशन को इसके बराबर रख दूँ क्योंकि ये दोनों स्थिति हैं तो इसी पॉइंट की जहाँ पर वो व्यक्ति पास हो रहा है। तो देख लीजिएगा इसमें क्या होगा, 30% में अगर मैं 45 जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा, या मैं 42% में 45 कम कर दूँ क्योंकि वो ज़्यादा रहा है तब पास वाले पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट बराबर है। तो मैं ये कर सकता हूँ भाई, इसमें से आप क्या करें, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का आ जाएगा तो माइनस का 12% हो जाएगा। ये 45 उधर माइनस का चला जाएगा, ये 90 हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा मिल गया कि 12% की वैल्यू कितनी है, 90 है। और अगर 12% की वैल्यू 90 है तो 100% निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि 100% हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कई बार। यानी कि 90 डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई 100। तो इसमें आप काट लीजिएगा, 4 से काटें, 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 4 पचीसियों 100 और इससे ये काटिए 3 तिया 9 यानी कि 30। 30 का गुणा 25 कर दिए, 25 तियाँ 75, फाइनल में आपका हो जाएगा 750। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 750। इसमें खैर ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो 750 ही होगा। आप इसी टाइप से ही लगाएं जो भी क्वेश्चन हो। चलो आगे नेक्स्ट पहुंचो। इसमें देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखो 24% अंक प्राप्त किए, चलो ये रहा 24% अंक प्राप्त किए, 9 से फेल रहा तो मैं इसे 9 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा, जबकि पास होने के 36% चाहिए तो मैं इसको कह सकता हूँ ये लो पास हो गया। तो इसको आप भेज दीजिए उधर, तो आप इसको उधर भेज दीजिएगा तो ये बचेगा आपका, यानी कि 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से तो 1, यानी कि 12% की वैल्यू यहाँ 9 दी है। तो 100% निकालने में इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ ये, तो आप इसमें एक काम करें 12% की 9 है तो 100% निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1% की आपकी हो जाएगी 9/12 और 100 का गुणा करना क्योंकि 100% निकालनी है। इसको काट दो, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 से ये काट देना 25 और 25 का गुणा 3 में कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 75। यानी उस परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क थे, मैक्सिमम मार्क यानी जो पूर्णांक था वो 75 अंकों का था। सेम वही पॉइंट, केवल बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी जो पासिंग पॉइंट वाला जो मैंने आपको पहले बताया। चलिए नेक्स्ट आगे। चलिए पीडीएफ में क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, आप कोशिश करें उनको दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये पूरे जो भी क्वेश्चन आज हमने कराए हैं।